संजीव जी, मैं आपसे एक चीज समझ लूं। एक तो मैं ये भी बता दूं, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो मोदी जी कैसे धीरे से स्मार्टली अपना काम कर जाते हैं और लोग उसको पकड़, मोदी जी को लगता है पकड़ नहीं पाते हैं, काफी लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। मैं डिप्टी स्पीकर का पुराने दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने दिनों में तो ऑपोजिशन को जाता था। मैं बीजेपी सरकारों की बात कर रहा हूं। बीजेपी की जब 98-99 में सरकार बनी, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार, तो उस समय उन्होंने जीएमसी बालयोगी, जो उनके सहयोगी दल था के टीडीपी के थे, उनको स्पीकर बनाया। फिर सरकार गिर गई और फिर जब फिर से चुन के आए 4-5 साल के लिए, तो फिर जीएमसी बालयोगी, जो उनका सहयोगी दल थे, उनको स्पीकर बनाया। लेकिन इन दोनों बार जो डिप्टी स्पीकर बने वो पीएम सहित कांग्रेस के बने। ये मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं। फिर 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई और दादा सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर बने, तो चरणजीत सिंह अटवाल जो थे पंजाब के बीजेपी के, वो डिप्टी स्पीकर बने। 2009 से 14 में जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई, मीरा कुमारी जी जब स्पीकर बनी, तो करिया मुंडा बीजेपी के थे झारखंड, उनको फिर से बनाया गया। फिर 2014 में जब आए तो मोदी जी ने अपना वहां से अकल लगानी शुरू की। 2014 में उन्होंने स्मार्टली सुमित्रा महाजन जी को तो स्पीकर बनाया, लेकिन अपने सहयोगी दल एआईएडीएमके के जो एम थंबीदुराई थे, उनको बना दिया। कहने को यह भी हो गया कि नॉन बीजेपी है और सहयोगी दल का भी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, फिर उन्होंने 2019 में तो किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं। मैं एक तो आपसे इस पे कि ये जनरली ऑपोजिशन का परंपरा के हिसाब से लोग, और लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत कुछ चीजें परंपरा से चलती हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि जो इस बार इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो डिप्टी स्पीकर अरे का पद हमें ही चाहिए, एक तो उस पर आपकी टिप्पणी। दूसरा, ये नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि अगर वो स्पीकर जैसा अंकुश नहीं रहेगा तो मोदी जी के लिए मैटर ऑफ टाइम है कि जेडीयू को वो कब, मतलब उसको बीजेपी उसको खाएगी भी और बिना डकार लिए पचा भी लेगी। मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं संजीव भाई। सर, बीजेपी के लिए तो किसी भी संसदीय परंपरा का बहुत कोई मायने रखता नहीं है। इस बार एक बात सामने आई कि किरण रिजिजू गए मिलने खड़गे साहब से, तो यदि कोई ये इसमें पढ़ लिया जाए, अर्थ पढ़ा जाए कि इस बार शायद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कोशिश करेंगे कॉन्सेंसस बना करके और संसद चले, क्योंकि अरोगेंस का लेवल ये रहा है कि कभी भी संसदीय कार्य मंत्री को या बीजेपी को आगे से बढ़ करके विपक्ष से इस तरह का अप्रोच करते नहीं देखा गया है। तो सवाल है कि क्या ऐसा कुछ ये करने जा रहे हैं, एक तो ये, और तो इसमें मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश जी को कौन के साथ क्या डील हुआ है या नीतीश जी की कामना क्या है, आखिर ऐसे कैसे सरेंडर्ड हैं। ये कोई भी तब गृह मंत्रालय यदि अमित शाह जी को मिल गया और लोकसभा अध्यक्ष भी यदि इनके हो गए तो पार्टियों को तोड़ने में बहुत देर नहीं लगेगा। ये 2-4-6 महीने का खेल होगा। जब नरसिम्हा राव जी 240 से 272 तक पहुंचने की स्थिति में आ सकते हैं, और सब पता है, तो ये तो 240 से 272, ये तो बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये है, लेकिन मुझे समझ में आया कि हुआ क्या है। पिछली बार जब 1998 में जो बनाया था इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो उस बार कन्वेनर थे ये यूडीएफ के, ये चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड फ्रंट के थे, और चुनाव के पहले तक कन्वेनर थे, चुनाव के बाद शिफ्ट करके चले गए थे एनडीए की तरफ। नीतीश जी तो पहले ही चले गए हैं, चुनाव के पहले ही वो इंडिया के कन्वेनर थे और चुनाव के पहले ही चले गए। थोड़ा बहुत इतिहास का साम्य है, लेकिन हार्ड बार्गेनर के तौर पे वो माने जाते रहे हैं, और इस बार भी हल्का हल्का संकेत दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एनडीए का मतलब क्या है, क्या वो अपना पुश करना चाह रहे हैं या वो भी कुछ एआईडीएमके की तरह डिप्टी स्पीकर पे बात बन जाएगी। तो बहुत आसानी से मोदी जी इंडिया गठबंधन को डिप्टी स्पीकर दे देंगे, ये मुझे थोड़ा सा असंभव सा लगता है। देते हैं तो वो उसका एक संकेत इससे लिया जा सकता है कि यदि दे भी दें, और वो है किरण रिजिजू का आज जाना। लेकिन नीतीश जी समझ से बाहर है। नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं?
केसी त्यागी की बात आपने सही कही, लेकिन केसी त्यागी जब कह रहे हैं उसका कोई खंडन नहीं आ रहा है तो जदयू का ही माना जाना चाहिए कि वो जदयू का ही स्टैंड होने वाला है। क्या ये है कि नीतीश जी बिहार में जो विधानसभा भंग करके जल्दी चुनाव का जो प्रसंग है, और वो महाराष्ट्र के साथ चाहते हैं कि चुनाव तो नहीं चाहते, महाराष्ट्र का चुनाव अक्टूबर में होने वाला है। एक खबर पढ़ी कि जो पिछली कैबिनेट बैठक हुई उसमें तमाम विभागों को कहा गया है कि जल्दी जल्दी काम एग्जीक्यूट करिए। ये नहीं कहा गया कि चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी जो पेंडिंग काम है उसको एग्जीक्यूट करिए। अब यदि आप चुनाव में जाना चाह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आ करके और इस तरह से बिना स्पीकर के वहां बचा ले जाएंगे, नीतीश जी स्वास्थ्य वगैरह देखते हुए ये भी बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा है। आप जीत के भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी स्थिति चंद्रबाबू नायडू वाली नहीं होगी, वो अपने बल पे सरकार चलाएंगे 5 साल वहां, ऐसी स्थिति में है। आप यहाँ नहीं कर पाएंगे, आपकी पार्टी को तोड़ना ज्यादा आसान है। तो ये है, अब इन सब में क्या चाह रहे हैं, कुछ दिनों में शायद क्रैक हो, 1-2 दिन में और बात सामने आए, सीधे स्टेटमेंट आए। क्योंकि कई बार नीतीश जी के जो मन में जो चल रहा होता है वो जरूरी नहीं है कि किसी त्यागी को या किसी और को पता हो। उसका उदाहरण ये है कि जिस दिन नीतीश जी पलटे, मतलब जाकर शपथ ली, उसके ठीक एक दिन पहले केसी त्यागी पटना आए हुए थे और संजोग से एक विधायक के, हम 3 ही लोग थे, विधायक केसी त्यागी और मैं था, धूप सेक रहे थे। केसी त्यागी को ये नहीं पता था कि ऐसा होने जा रहा है। और ये मैं इसलिए, वो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजिकली छिपा रहे, वो समझ में बात आ जाती है, बातचीत हो रही थी, हर तरह की बातचीत में भी बात टोन समझ में आते हैं। केसी त्यागी माहिर हैं, जहां हैं वहां से हिस्ट्री की चीजें खोज के ले आते हैं, खास करके 74-77 के का जो जिसमें उनका अपना इन्वॉल्वमेंट है, उसमें से एक बात छुपा ले जाते हैं, वो कि बाबूजी जगजीवन राम के बेटे का जो प्रसंग है पूरे दिल्ली में, उसमें उनकी भी भूमिका थी, उस पर कोई ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो खैर, तो जरूरी नहीं है कि केसी त्यागी जो कह रहे हैं वही नीतीश जी चाहेंगे। तो 2-4 दिनों में और भी चीजें शायद क्रैक हो। आनंद सर। मैं संदीप जी, मैं थोड़ा स्पीकर से फिर बाहर निकल लूं। एक जो बात कही है धनंजय जी ने, हालांकि उसके लिए मैं बहुत दिनों से मेरा मन है, पिछले 1-2 हफ्ते से, कि एक शो उस पर करूं। हालांकि उस पर भी लोगों को, हम लोगों के बीच भी जो इस तरह का जो थंबनेल लगाई जाने लगी है, मोदी गिरे मतलब वो धड़ाम, वो ऊपर से गिरने वाले, रात में सरकार गिर जाएगी, और इसका कोई मतलब हम लोगों को भी कहां हम लोग पहुंच रहे हैं भाई। आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक बार सोचना होगा इसके लिए। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास इसका कोई तत्काल आंसर नहीं है। क्या उन चैनल पे जाना चाहिए, क्या उस तरह की अगर कोई थंबनेल लगाए तो उस थंबनेल में हम लोग पार्ट हो, क्योंकि ये गलत डायरेक्शन है। आप ये कि रात में धड़ाम वो हुआ, काली रात में क्या स्याही बन गई, और क्या क्या अजीब तरह की थंबनेल लग के, जिसका कोई लेना देना नहीं है, अंदर के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। हमारे आपके साथी लोग भी इसमें कर रहे हैं इस काम को। तो मैं बहुत संक्षेप में मतलब ये इसको हालांकि ये खराब है, बहुत रिस्की काम है। अपने ही लोगों को लगेगा कि अच्छा ये आ गए ज्ञान देने, तो ये ज्ञान देने की जरूरत है, एक दिन इस पे बात करनी चाहिए। संजीव जी, आप पुण्य प्रसून वाजपेयी को ज्ञान देना चाहते हैं क्या? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी को मैं ले लेता हूं इसलिए कि ये पतन की अपनी एक पराकाष्ठा होती है, कहीं पे तो रुक जाना चाहिए। और उनका एक ये भी देखा कि राहुल जी ने ऐसा कर लिया और लगे मोदी अमित शाह थर थर कांपने, ये भी थंबनेल बचना चाहिए ऐसी चीजों से। और ये आपको आपके अपने क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा करता है, और यदि आप पुण्य प्रसून हो तब तो और ज्यादा खड़ा करता है, क्योंकि आपका अपना एक इतिहास है, आप ये है। और ये सर मेलोनी वाले मामले में मुझे मेलोनी कई तरह से वो मतलब आरएसएस वाला विचारधारा को कैरी करती हैं वहां, जैसे एलजीबीटीक्यू के राइट्स के खिलाफ हैं, या वो जितने उस पे आप एबॉर्शन राइट्स के खिलाफ हैं, महिलाओं को जितने अच्छे अधिकार मिले हुए हैं। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो राइट विंगर हैं वो उनको इसमें मजा आता है क्या कि बेहतर रिश्तों को लेकर के उस पर कुछ, क्योंकि मेलोनी ने भी खुद भी एक ट्वीट, हालांकि हो सकता है इसका मजा लेते हुए भी किया हो, क्योंकि वेस्ट का अपना एक जो सेटअप है, इटली थोड़ा सा कंजर्वेटिव है,
लेकिन फिर भी एक सेटअप है कि कितना भी कंजर्वेटिव होगा तो इनकी तुलना में तो कम होगा। और इसीलिए उसमें मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो किया हेलो मेलोडी की ओर से। और मेलोनी की जो तस्वीरें ऋषि सुनक के साथ आ रही हैं या जो वीडियोज हैं जिस तरह से गले लगते हुए, और वैसा यदि मोदी जी के साथ हो जाए तो मुझे लगता है कि भक्त लोग तो क्या कर लेंगे, वो देवी की मंदिर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये है चौतरफा, जब पतन होता है तो चौतरफा पतन होता है, पत्रकारिता में भी ये है। और ये आपने बहुत सही सवाल रेज किया। आप थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं नाम लेने से, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मैंने सोचा एक के बाद बच जाएंगे, दूसरे के बाद जो है, लेकिन लगातार थंबनेल उनके यहाँ उसी तरह से आ रहे हैं, बातचीत उसी तरह से आ रही है, तो बातचीत से भी बचना चाहिए, थंबनेल ही नहीं। मैंने पुण्य प्रसून जी को देखना छोड़ा 2019 से, पिछला चुनाव से, दिल्ली को जो ये कर रहे थे, तो कंटेंट नहीं देख पा रहा हूं उनका। लेकिन कंटेंट भी यदि दे रहे हैं तो उनको बचना चाहिए इन चीजों से। इससे बदनाम पत्रकारिता होती है, वैसी पत्रकारिता जो विकल्प देना चाह रही है। आनंद सर।